हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के टॉप 20 क्वेश्चन की इस वीडियो में लेकर आए हैं जो आपके छत्तीसगढ़ टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्या वायु है, तालाब है, जल है या फिर मृदा है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण वो क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। आपने सुना होगा झील का पारिस्थितिक तंत्र, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, ये सभी आपने देखा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी पर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। तो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन है उसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वन में सभी समय पर के मतलब समय समय पर वर्षा होती रहती है। यहाँ पर मौसम कभी भी गर्म नहीं होता है। आप याद रखेंगे, जो ब्राज़ील का जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो किसकी तरह दिखाई देता है, पृथ्वी के फेफड़े की तरह दिखाई देता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है। कुत्ता का रेबीज से, चूहा का प्लेग से, सुअर का टेपवार्म या फिर फीताकृमि से, बंदर का पोलियो से। देखिए, कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, चूहा से क्या फैलता है, प्लेग नामक बीमारी फैलता है, सुअर में क्या पाया जाता है, टेपवार्म या फिर फीताकृमि पाया जाता है। अब देखिए, बंदर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज होता है। बंदर के काटने से भी कौन सा रोग होता है, तो रेबीज होता है। ठीक है, पोलियो नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का गलत जोड़ा कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। बंदर के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है, ना कि पोलियो होता है। ठीक है, चलिए इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पोलियो एक विषाणु जनित रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खाने के माध्यम से फैलता है। अब याद रखिएगा, जो पोलियो है, पोलियो जो एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खाने के माध्यम से फैलता है। प्लेग रोग जो है बैक्टीरिया के कारण से फैलता है। जो आपका प्लेग है, प्लेग जो है बैक्टीरिया के कारण से फैलता है। और कौन से बैक्टीरिया, एर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण से फैलता है। यह बैक्टीरिया जो है किसमें पाया जाता है, चूहों में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है, चूहों में जो पिस्सू पाए जाते हैं, चूहों में जो पिस्सू पाए जाते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, चूहों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, पिस्सू के काटने से कौन सा रोग होता है, प्लेग नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब चौथे की बात करते हैं। एल्कोहल के सेवन के पश्चात व्यक्ति बेढंगा चलता है, इसका कारण क्या हो सकता है। मतलब एल्कोहल के सेवन के पश्चात व्यक्ति जो है टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है, इसका मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। क्या जो आपका एल्कोहल है वो अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है, एल्कोहल जो है प्रमस्तिष्क को प्रभावित करता है, या फिर एल्कोहल जो है मेडुला ऑब्लांगेटा को प्रभावित करता है। देखिए, जो आपका एल्कोहल है वो अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन को बनाए रखता है। जो आपका अनुमस्तिष्क रहता है वह शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है। प्रमस्तिष्क जो होता है वो ज्ञान, स्मृति, वाणी व चिंतन आदि का केंद्र होता है। जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है वो ज्ञान हो गया, स्मृति, वाणी, चिंतन आदि का केंद्र होता है। डायनसेफलान जो है भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, क्रोध आना आदि भावनाओं का केंद्र होता है। ठीक है, डायनसेफलान से। ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वन विनाशीकरण करता है, वन को विनाशीकरण कौन करता है। आपके ऑप्शंस हैं, भोज्य पदार्थों की कमी करता है, अधिक सूखा तथा ताप में कमी करता है, मृदा अपरदन व वन्य जीव में कमी करता है, या फिर अधिक बाढ़ आने पर और अधिक ताप होने पर वन विनाशीकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि अधिक बाढ़ आएगा और अधिक ताप होने पर क्या हो जाता है, वन विनाशीकरण हो जाता है, वन का विनाश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है, कौन सा राज्य है आपको बताना है। केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है, तो केरल है। ठीक है, तो नंबर 1 पर कौन है आपका, केरल राज्य है। दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पर मिजोरम है और चौथे नंबर पर आपका त्रिपुरा राज्य है। ठीक है, चलिए इनको देखते हैं
केरल में साक्षरता की जो दर है कितनी है? 93.91% है। लक्षद्वीप में जो साक्षरता की दर है वो 92.28% है। मिजोरम में साक्षरता की दर कितनी? 91.58% है। त्रिपुरा में साक्षरता की तो दर है कितनी है? 88.75% है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सही क्रम सही मार्ग होगा। मतलब किसी परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक जीव से दूसरे जीव में किस प्रकार से जाता है उसको आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर अपघटक। शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक या फिर अपघटक। शाकाहारी, उत्पादक, मांसाहारी या फिर अपघटक। उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर अपघटक। देखिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है पहले सूर्य के प्रकाश से उत्पादक जो अपना भोजन निर्माण करते हैं। उत्पादक को कौन खाते हैं? शाकाहारी जीव खाते हैं। शाकाहारी जीव को कौन खाते हैं? तो मांसाहारी जीव खाते हैं। जब आपका उत्पादक हो गया शाकाहारी और मांसाहारी, जब इनकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है तो इनके कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में बदलने का काम कौन करता है? तो आपका अपघटक करता है। तो यही जो है आपका ऊर्जा का प्रवाह का सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, पहले उत्पादक आएगा, फिर शाकाहारी, मांसाहारी, फिर अपघटक। क्वेश्चन नंबर 8, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण जीव जंतु मरने लगेंगे? आपको बताना है यदि संसार में जितने पेड़ पौधे हैं वो मर जाते हैं तो जीव जंतु किसकी कमी के कारण मरने लगेंगे? क्या काष्ठ की कमी कारण, ठंडी वायु की कमी कारण, भोजन की कमी कारण या फिर ऑक्सीजन की कमी कारण? यदि संसार के सभी जीव मतलब सभी पौधे मर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो सभी जीव जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने लगेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बाढ़ को रोका जा सकता है क्या? स्थल को छालदार बनाकर, जल आवरण को हटाकर, वनों को काटकर या फिर नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके? तो देखिए बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र के किनारे वनस्पति को हम क्या कहते हैं? आपको बताना है। तो देखिए समुद्र के किनारे पर जो वनस्पति पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स कहते हैं। हेलियोफाइट्स मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्र के किनारे पर पाए जाने वनस्पति को हम क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्न में से कौन परितंत्र का अजैविक घटक है? आपको बताना है कि परितंत्र का अजैविक घटक कौन है? मानव, जीवाणु, पादप या फिर जल। तो देखिए आपके पारिस्थितिक तंत्र से कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं? कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी परितंत्र में कितने घटक होते हैं? एक आपका जैविक होता है, दूसरा आपका अजैविक होता है। ठीक है, जैविक घटक के अंतर्गत जितने भी जीवित जीव जंतु है वो आते हैं। मानव, जीवाणु, पादप ये सभी किस में आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अजैविक घटक के अंतर्गत आपके मृदा हो गया, मृदा, जल, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ये आपका जैविक घटक है मानव, जीवाणु भी जैविक घटक है, पादप भी जैविक घटक है, लेकिन जल जो है अजैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर 12, पौधे तथा जानवर जब एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं? क्या पारिस्थितिकी कहते हैं? क्या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं? समुदाय कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? जब पौधे तथा जानवर एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो उनको हम समुदाय कहते हैं। ठीक है, समुदाय बनाकर रहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। उत्पादकों का क्या कार्य होता है आपको बताना है। कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक यौगिक में बदलना, सौर ऊर्जा को संचित करके रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ऊर्जा को मुक्त करना। तो देखिए कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक यौगिक में बदलने का काम किनका होता है? तो अपघटक का कार्य होता है। सौर ऊर्जा को संचित करके रासायनिक ऊर्जा में बदलना किनका कार्य होता है? तो उत्पादक का कार्य होता है। जो उत्पादक होते हैं सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं? ऊर्जा को संचित करते हैं, उन्हें संचित करके किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, जब चींटियां काटती है तो वह कौन सी पदार्थ छोड़ती है? मेथेनॉल, फॉर्मिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। जब चींटियाँ काटती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती है? फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है। अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल के सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किडनी पर, हृदय पर, आंतों पर या फिर लीवर पर। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करता है तो उस व्यक्ति के लीवर पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोपोनिक संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी की तकनीक द्वारा संरक्षण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाइड्रोपोनिक संबंधित किससे रहता है? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से होता है। क्या होता है इसमें? मिट्टी के बिना ही पौधों की वृद्धि की जाती है। ठीक है। आपने देखा होगा सामान्यतः जो पौधे होते हैं वो खनिज लवण जो है किससे प्राप्त करते हैं? भूमि से प्राप्त करते हैं। लेकिन जो हाइड्रोपोनिक वाले पौधे होते हैं उनमें खनिज लवण की पूर्ति करने के लिए इनमें भी एक विशेष घोल डाला जाता है जो इनकी खनिज तत्वों की पूर्ति करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्यों? आपके ऑप्शंस है उनका पुष्पन निम्न ताप से नियंत्रित होता है, वे चंद्रमा की कलाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं, या फिर दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों को खा जाते हैं। देखिए, जो आपके मरुस्थल होते हैं दिन के समय बहुत ही अधिक तापमान होता है, जिस कारण से जो मरुस्थलीय कीट होते हैं वो क्या होते हैं? रात के समय ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान या फिर झील। देखिए, आपका जो घास का मैदान हो गया, झील हो गया, वन हो गए, सभी क्या है? आपके कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। ठीक है। आपका जो धान का खेत है वो क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 19, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरोध था? आपको बताना है जो चिपको आंदोलन था मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के विरुद्ध, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपका चिपको आंदोलन था मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन की कटाई के विरुद्ध था। इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। कौन थे? ध्यान रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी इस आंदोलन के प्रणेता थे। इस आंदोलन में महिलाओं द्वारा पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करते थे। मतलब जो महिलाएं होते थे वो क्या करते थे? पेड़ों की रक्षा करने के लिए मतलब पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन पर चिपक जाते थे या फिर लिपट जाते थे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। जल में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? आपको बताना है। आपके कितने प्रकार के विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है। जो आपके विटामिन बी है और विटामिन बी और विटामिन सी जो है किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। लेकिन जो आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के एक इसमें घुलनशील है, यहाँ पर लिख देते हैं वसा, यहाँ पर लिख देते हैं H2O। विटामिन बी और विटामिन सी जो है आपके जल में घुलनशील है, लेकिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका आज के इस वीडियो में कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर CGTET की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।